नमस्कार दोस्तों, मैं ऐश्वर्या कटारा आज आपके सामने एक नए औषध यानी मेडिसिनल प्लांट के डिस्क्रिप्शन और प्रिपरेशन के साथ आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आचार्य चरक ने कहा है कि कोई भी विष को हम एक औषध बना सकते हैं यदि हम उसकी मात्रा एवं उसका शोधन यानी उसकी डोज और उसके प्योरीफिकेशन को ध्यान में रख के उसका यूज़ करें। ऐसा ही एक पौधा जिसको हम आम लोग जंगली या विषैला मानते हैं, लेकिन अगर उसके औषधीय गुणों को देखा जाए तो उसका हर एक पार्ट यानी इसका पूरा पंचांग फॉर्मुलेशंस में यानी मेडिसिन में यूज़ किया जाता है, जो कि हमारी बॉडी के हर सिस्टम, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो या कोई स्किन डिसऑर्डर हो, सब में यूज़ होता है। इसके अलावा चाहे कोई एनिमल बाइट हो, जैसे स्नेक बाइट हो या स्कॉर्पियन बाइट हो या इवन रेबीज़ तक में उसका यूज़ किया जाता है। जी, मैं बात कर रही हूँ अर्क की, जिसे हम आम भाषा में मदार के नाम से जानते हैं, जिसकी दो प्रजातियाँ पाई जाती हैं। सफ़ेद अर्क यानी श्वेत अर्क वाला, वाइट फ्लावर्स वाला कैलोट्रोपिस जिजैंशिया, और दूसरा होता है पर्पल फ्लावर्स वाला रक्त अर्क, जिसको नाम देते हैं कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। ये दोनों फैमिली एपोसाइनेसी के होते हैं, क्योंकि एपोसाइनेसी के जितने प्लांट्स होते हैं वो लेटेक्स यानी मिल्की एक्सिडुएट रिलीज़ करते हैं, जो कि पॉइजनस होता है। उसी तरीके से इसमें भी पॉइजनस मिल्की एक्सिडुएट रिलीज़ होता है। तो जब भी हम इस प्लांट का कलेक्शन करते हैं या इस प्लांट के पास जाते हैं तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर इसकी लेटेक्स हमारी आइज़ में चली गई तो वो हमारी कॉर्नियल और कंजक्टाइवल सेल्स को डैमेज कर सकती हैं, जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। इन केस अगर इसका मिल्क अगर आपके आँख में जाकर आपको इरिटेशन पैदा कर रहा है तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बाजरा आपके घर में हो तो आप उसको ज़रा सा बाइट करके मुंह में अगर उसका पेस्ट बन जाए उसको निकाल के अगर आप उसकी आँख में डालेंगे तो उसका पॉइजनस इफेक्ट हट जाएगा। इसके अलावा इसका जो लेटेक्स होता है वो हर जगह यूज़ किया जाता है, चाहे छार सूत्र हो, पॉइजनिंग के केस में यूज़ किया जाता है, स्नेक बाइट हो, अगर स्नेक ने काट लिया अगर आप उस पर इसका छार लगा लेंगे तो वो तुरंत हील कर लेता है और उसके पॉइजनस इफेक्ट्स हट जाते हैं। इसके अलावा ये एंटी कैंसरस होता है, इसका जो लेटेक्स होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे अर्क के यानी कैलोट्रोपिस के बारे में, और इसकी लीव्स को हम कलेक्ट करके इससे बनाएंगे अर्क लवण और अर्क तेल, जिसका प्रिपरेशंस हर डिसीज़ में, काफ़ी डिसीज़ में यूज़ किया जाता है। और इसकी लीव्स से हम कुछ डिमॉन्स्ट्रेशंस करेंगे जिसको कुछ कॉमन डिसऑर्डर्स में यूज़ किया जाता है। पर्याय यानी सिनोनिम्स और अलग अलग भाषाओं में इनको किन किन नामों से जाना जाता है उसके बारे में। संस्कृत में अर्घ का मतलब होता है सूर्य के समान तीक्ष्ण और उष्ण। यह गुण में काफ़ी तीक्ष्ण यानी पंजेंट होता है और इसकी पोटेंसी बहुत उष्ण यानी हॉट होती है, तो इसलिए इसको अर्घ बोला जाता है। तूल फल यानी रुई के दार फल, जब इसका फल मैच्योर हो जाता है तो इसके अंदर सीड्स के साथ कॉटन रिलीज होती है, तो इसलिए इसको तूल फल बोला जाता है। छीणपड़ यानी इसके पत्तों में से जब हम इसको क्रश करेंगे या इसको तोड़ेंगे तो उसमें से दूध यानी लेटेक्स निकलता है, मिल्की सैप जिसको बोलते हैं, इसलिए इसको क्षीरपर्ण बोला जाता है। अर्कपर्ण भी बोला जाता है क्योंकि इसका पत्र भी उष्ण और तीक्ष्ण होता है, इसलिए इसको अर्कपर्ण बोलते हैं। विकिरण विकिरण मतलब इसका जो पॉलिनेशन होता है वो एयर के थ्रू होता है, इसलिए इसको विकिरण बोला जाता है। अस्फोट यानी इसका जो फल होता है वो मैच्योर होकर फटता है, बर्स्ट होता है, इसलिए इसको अस्फोट बोलते हैं। हिंदी में इसको अकवन कहते हैं। आक यानी अर्क की लेटेक्स को आक बोला जाता है, आक की दूध, इसलिए इसको आक बोलते हैं। मदार इसको हिंदी में बोलते हैं। अंग्रेजी यानी इंग्लिश में इसको मदार के नाम से जाना जाता है। क्राउन फ्लावर बोलते हैं क्योंकि इसका फ्लावर की जो कोरल्स होते हैं वो क्राउन की तरह दिखती हैं, इसलिए इसको क्राउन फ्लावर बोलते हैं। जाइंट विल्क मीट क्राउन बोलते हैं क्योंकि इसके जितने भी पार्ट्स होते हैं उसमें से मिल्क रिलीज़ होता है यानी लेटेक्स रिलीज़ होता है, इसलिए इसको जाइंट मिल्क मीट कहते हैं। सोडम एप्पल बोला जाता है। कपोक ट्री एंड रबर ट्री बोला जाता है। रबर ट्री क्योंकि इसके जो लेटेक्स होते हैं वो रबर बनाने के काम आते हैं, इसलिए इसको रबर ट्री बोला जाता है। ये हमने कैलोट्रोपिस की एक बंच कलेक्ट की है। इसकी लीव्स की अगर हम बात करें तो इसकी लीव्स सिंपल होती हैं, ऑपोजिट होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं, एक लीफ इधर है, एक लीफ इधर है, सबसे साइड होती है। जो लीफ स्टॉक होता है मतलब वो बहुत छोटा सा होता है।
इसके अलावा इसकी लीफ ओवेट होती है यानी ओवल शेप की होती है, इलेक्ट्रिकल शेप की होती है और कॉर्डेट होती है। कॉर्डेट मतलब इसका जो बेस होगा वो हार्ट शेप का होता है, दिल के आकार होता है। आगे से ये हल्की सी पॉइंटेड होती है और इसकी जो सेकेंडरी वेन्स होती है ये 5 से 7 पेयर की होती है। इसका जो अपर सरफेस होता है वो डार्क ग्रीन कलर का होता है और काफ़ी स्मूथ होता है, और इसका जो लोअर पार्ट होगा वो थोड़ा रफ होता है और लाइट ग्रीन कलर का होता है। फ्लावर्स की बात करें तो जैसा कि ये कैलोट्रोपिस जिजैंशिया है तो इसके फ्लावर्स वाइट कलर के होते हैं, और कैलोट्रोपिस प्रोसेरा के फ्लावर्स वाइट पर्पलिश कलर के होते हैं। इसके फ्लावर्स बंच में पाए जाते हैं, लगभग एक स्टॉक पे कम से कम 10 से 15 फ्लावर्स पाए जाते हैं। बाकी इसकी जो पेटल्स, सेपल्स और स्टेमेंस होते हैं वो 5 इन। ये है हमारे पास अर्क के 2 फ्रूट्स, 6 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं, थिक होते हैं, बाहर से स्किनी होते हैं, अंदर मिल्की एक्जिडुएट इनमें होता है। मैच्योर होने पे ये बर्स्ट कर जाते हैं और इनके अंदर से ब्लैक कलर के सीड्स निकलते हैं, साथ साथ कॉटन भी रिलीज़ होता है। तो ये कैलोट्रोपिस के फ्रूट को हमने ओपन कर लिया, ओपन करेंगे तो हम इसका कई सीड्स का बंच निकलता है इस तरीके से, और जब हम इसको ऐसे फैलाएंगे तो अंदर से सिल्क या कॉटन की जैसा फील होगा आपको, और साथ साथ इसके सीड्स होते हैं। मैच्योर होने पे ये ब्लैक कलर के हो जाते हैं और ये कॉटन की तरह रिलीज़ हो जाता है। अगर हम देखें तो फ्लावर्स के कलर के बेसिस पे 2 वैरायटीज़ के अर्क पाए जाते हैं, श्वेत अर्क यानी वाइट कैलोट्रोपिस जिसे कैलोट्रोपिस जिजैंशिया बोलते हैं, और रक्त अर्क यानी पर्पल कैलोट्रोपिस जिसे कैलोट्रोपिस प्रोसेरा बोलते हैं। श्वेत अर्क के सिनोनिम्स है अलर्क, राजर्क, मंदार और सदापुष्प, क्योंकि ये पूरे थ्रू आउट सीज़न ग्रो करते हैं। इसके फ्लावर्स यानी फ्लावरिंग इसमें थ्रू आउट सीज़न होती है और इसमें फ्रैगनेंस नहीं होती, स्मेल नहीं आती है। इसके फ्लावर्स वाइट कलर के होते हैं। ये दिखने में टॉलर होता है, ऊंचा होता है, और इसकी हाइट लगभग 10 से 20 फीट तक पहुंच जाती है। जो रक्त अर्क होता है ये ज़्यादा कॉमन होता है, तो कॉमनली यही पाया जाता है हर जगह, इसलिए इसको अर्क या मदार बोलते हैं। और ये दिखने में कम हाइट का होता है, 3 से 6 फीट का। फ्लावर्स इसके वाइट पर्पल कलर के होते हैं और फ्लावरिंग इसकी स्प्रिंग सीजन में ही यानी वसंत ऋतु में ही खाली होती है, और इसमें फ्रैगनेंस यानी स्मेल आती है। धन्वंतरी निघंटु में 3 वैरायटी राजर्क, शुक्ल अर्क, श्वेत मंदार बताया है। आचार्य वाघभट्ट ने 2 वैरायटी श्वेत अर्क और शुक्ल अर्क बताया है। राज निघंटु में 4 वैरायटी अर्क, श्वेत अर्क, राजर्क, श्वेत मंदार बताया गया है। फ्रूटिंग यानी इसके जो फल होते हैं वह ग्रीष्म ऋतु समर सीजन में आते हैं। फ्लावरिंग पुष्प इसके वसंत ऋतु स्प्रिंग सीजन में आते हैं। की प्रॉपर्टीज़ पे अगर हम आएँ तो प्रॉपर्टी में ये लाइट है यानी लघु होता है, रफ होता है, रुक्ष होता है, और शार्प यानी तीक्ष्ण होता है। उसके बाद टेस्ट की बात करें यानी रस की अगर बात करें तो यह कटु और तिक्त होता है यानी पंजेंट होता है और बिटर होता है टेस्ट में। विपाक यानी आफ्टर डाइजेशन जो इसका रस उत्पन्न होता है वह कटु होता है यानी पंजेंट होता है। और वीर्यता यानी पोटेंसी की अगर हम बात करें तो यह उष्ण होता है, काफ़ी हॉट होता है। उष्णता होने की वजह से यह इसका जो दोषों का कर्म होता है वह कफ और वात का शमन करता है। और लेकिन एक्सेप्शन है रक्त अर्क। रक्त अर्क रस में मधुर और तिक्त होने की वजह से पित्त और कफ का शमन करेगा, लेकिन अगर जनरल हम बात करें तो यह वात और कफ का ही शमन करता है। उसके बाद हम आते हैं इसके कर्मों पे यानी एक्शन पे, हमारी बॉडी पे क्या क्या एक्शन करेगा ये। तो एक्सटर्नल एक्शन पे अगर हम आए तो यह वेदना स्थापन करता है यानी जितने भी पेन रिलीवर होता है उसकी तरह ये काम करता है। तो किसी भी डिसऑर्डर की वजह से पेन अगर होगा तो उसमें ये हेल्प करता है। शोथर होता है यानी जितने भी इन्फ्लेमेशन होगा उसको कम करेगा। व्रण शोधन होता है यानी वुंड हीलिंग या एब्सेस फॉर्म हो गया है तो उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। कुष्ठग्न है यानी स्किन रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स है उसमें इसका रूट और लीव्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। और लेटेक्स भी। जंतुघ्न यानी इसका जो लेटेक्स होता है वो एज ए एंटीसेप्टिक और एज ए बैक्टीरियासाइडल दोनों यूज़ किया जाता है। उसके बाद आभ्यंतर यानी इंटरनल एक्शन पे अगर हम आएँ तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम पे आते हैं। जैसा कि आचार्यों ने बताया कि वमन विरेचन दोनों कराता है, तो ये वमनोपग है यानी एमिटिक है, वॉमिटिंग लाता है। दीपन है, यह डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करेगा इसलिए दीपन है। पाचन कराता है, डाइजेशन कराता है। पित्त सारक होता है, पित्त को बढ़ाता है। और रेचन होता है, रेचन होने की वजह से यह जितना भी मल होगा उसको बाहर कर देता है। कृमिघ्न है, कृमिघ्न होने की वजह से यह कृमि रोगों में यूज़ किया जाता है।
उसके बाद रक्त वह संसन यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में अगर हम इसका देखें तो यह इसका जो मल त्वक होता है वो डिजिटैलिस की तरह काम करता है। तो ये जो हार्ट रेट होता है उसको बढ़ाता है, जितनी भी कार्डियक एक्टिविटी होगी उसको एक्टिवेट करता है, उसको बढ़ाता है। तो जैसे डिजिटैलिस यूज़ किया जाता है वैसे ही इसका भी यूज़ किया जाता है। रक्त शोधक होता है, ब्लड प्योरीफायर होता है, शोथर होता है, इन्फ्लेमेशन को दूर करता है। तो इसमें जो हृदय की गति होती है वो उसको बढ़ाता है और संकोच शक्ति को भी बढ़ाता है। रक्त भार बढ़ाता है, लेकिन जो रक्त अर्क पुष्प होता है वह रक्त पित्त का प्रशमन करता है। जितने भी ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। श्वसन संस्थान यानी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में इसका यूज़ किया जाता है। कफ निसारक होता है, यह कफ को कम करता है। तो जितने भी कफ या ब्रोंकियल अस्थमा टाइप डिसीजेज होंगी उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद स्किन पे अगर हम आए तो ये स्वेद जनन होता है। स्वेटिंग ट्रीटमेंट में इसका बहुत यूज़ किया जाता है। इसकी जो लीव्स होती हैं उसको बॉईल करके हम स्वेटिंग उत्पन्न करते हैं, तो इसलिए इसको स्वेद जनन माना गया है। और कुष्ठग्न जितने भी स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। रूट की बार्क जो होती है वो ज्वरग्न होती है। तो फीवर में हर तरीके की फाइलेरियासिस या मलेरिया जितने भी टाइप के फीवर्स होते हैं उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। सात्मीकरण यानी अगर दौर्बल्यता आ गई है तो उसमें हम इसको देते हैं। ये कटु पौष्टिक होता है, तो ये एनर्जी लाता है और जितने भी इम्यूनिटी होती है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, शरीर का बल बढ़ाता है, शरीर को स्ट्रॉन्ग करता है। और रिसेंट रिसर्चेस में पाया गया है कि इसमें जो इसके जो केमिकल कंस्टिट्यूएंट होते हैं उनको कैंसर के ट्रीटमेंट में आजकल बहुत यूज़ किया जाता है। और साथ ही ये पॉइजन के अगेंस्ट काम आता है। अगर स्नेक बाइट कर लिया है तो एज ए एंटीडोट हम इसका यूज़ करते हैं। भाव प्रकाश ने श्वेत अर्क और रक्त अर्क की अलग अलग तरीके से प्रॉपर्टीज़ बताई हैं। उन्होंने और अलग तरीके से दोनों वेराइटीज़ के अर्क का काफ़ी अच्छे से डिस्क्रिप्शन भी किया है। पहले भी बताया कि अर्क में जितने भी पार्ट्स होंगे, चाहे वो रूट हो, लीव्स हो, लेटेक्स हो, फ्लावर हो, बार्क हो, हर चीज़ इसकी यूज़फुल होती है हर डिसऑर्डर्स में। अगर हम केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की बात करें तो जो लेटेक्स होता है यानी मिल्क एक्सुडेट होगा, उसके अंदर कार्डियक स्टेरॉयड ग्लूकोसाइड्स होते हैं जिनको कार्डियक ए ग्लाइकोन्स बोला जाता है। और इसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं, कैलैक्टिन, यूस्टेरिन, कैलोटॉक्सिन और कैलोट्रोपिन, जो कि सोडियम पोटेशियम पंप को इनहिबिट करते हैं। तो इसलिए इसका हार्ट मेडिकेशन जैसे डिजिटैलिस का यूज़ होता है उसमें इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन इसकी डोज को बहुत ध्यान में रखना पड़ता है क्योंकि एक्सेस डोज एरिथीमिया कॉज कर सकता है जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है। तो मेडिकल सुपरविजन के अंडर ही अगर आपको कोई हार्ट डिसऑर्डर है तभी इसका यूज़ किया जाता है। इसकी लेटेक्स में साथ में एक्स्ट्रा ट्रिप्सिन भी होता है। बाकी यूस्टेरिन, कैलोट्रोपिन, कैलोटॉक्सिन हर पार्ट में होता है, लेकिन लेटेक्स में एक एक्स्ट्रा ट्रिप्सिन भी पाया जाता है जो कि डाइजेस्टिव प्रोटीन होता है। स्टेम और रूट बार्क में एमाइरिन, जिजांट्रॉल, कैलोट्रोपियोल और होलार्डेटिन होता है। और लेटेक्स में वाटर और वाटर सॉल्युबल मैटर्स होते हैं। रूट बार्क में बेंजोलिनियोन और आइसोलिनियोन होता है जो कि फ्लेवेनॉइड्स होता है। और सैपोनिफिकेशन के बाद इससे लिनियोन और आइसोलिनियोन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। डायबिटीज़ की हम बात करें तो अर्क एंटी डायबिटिक होता है, यानी ये शुगर लेवल को काफ़ी कम करता है। इसकी लीव्स जो होती हैं उसका प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन हम आगे करेंगे जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स में यूज़ किया जाता है। एनाल्जेसिक होता है ये या थर्मोजेनिक होता है, तो हर तरीके के फीवर में इसको दिया जाता है। एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, तो जहाँ भी शोथ हो गया है या स्वेलिंग हो गई है उसमें हम इसको देते हैं। एंटी अर्थराइटिक होता है, तो इसकी लीव्स जो होती हैं जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस या दूसरे अर्थराइटिस में गाउट में अगर पेन या स्वेलिंग को कम करने के लिए हम इसकी लीव्स को यूज़ करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो स्किन में हम इसका यूज़ करते हैं। एंटी हेलमिंथिक होता है, तो जितने भी क्रीमी रोग होते हैं उसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं। एंटी मलेरियल होता है, मलेरिया के ट्रीटमेंट में इसकी रूट और इसकी लीव्स यूज़ की जाती हैं। वुंड हीलिंग करता है ये। एंटी कन्वर्जेंट होता है, कन्वर्जेंस में भी दिया जाता है। एंटी ट्यूमर होता है, तो कहीं भी अगर एप्सिस हो गई या वुंड हो गया है तो हम इसकी लेटेक्स यूज़ करते हैं। एंटी अस्थमैटिक होता है, इसके फ्लावर्स को हम अस्थमा और कफ के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। हिपैटोप्रोटेक्टिव, लिवर डिसऑर्डर और स्प्लीन डिसऑर्डर यानी यकृत और प्लीहा के रोगों में हम इसका यूज़ करते हैं। साइटोटॉक्सिक होता है, कैंसर के अगेंस्ट फाइट करता है ये। और एंटीकोएगुलेंट होता है, यानी क्लॉट का फॉर्मेशन करता है और क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स में भी हम इसका यूज़ करते हैं।
चरक ने इसको भेदनीय माना है, वमनोपग माना है, स्वेदोपग माना है और क्षीरत्रय गण में रखा है। आचार्य सुश्रुत ने इसको अधोभागहर और अर्कादि गण में माना है। आचार्य भाव प्रकाश ने इसको गुरुच्यादि औषधि वर्ग में रखा है और आचार्य वाग्भट ने इसके दो टाइप से श्वेत और शुक्ल अर्क माने हैं। बाकी यह उपविष और स्थावर विष दोनों वर्गों में रखा गया है। मॉडर्न में हम इसको एज एन इरिटेंट ऑर्गेनिक वेजिटेटिव पॉइजन के नाम से जानते हैं। जानते हैं अर्क का शास्त्रों में वर्णन। सबसे पहले बृहत्रय की बात करें यानी चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग संग्रह की, तो आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय यानी दीर्घम जीवितीय अध्याय के 114 और 115 श्लोक में 3 प्लांट्स का डिस्क्रिप्शन किया है। स्नोही क्षीर, अश्मंतक और अर्क क्षीर। स्नोही क्षीर यानी यूफॉर्बिया नैरीफोलिया जिसको इन्होंने श्रेष्ठ विरेचक माना है यानी परगेटिव माना है। अश्मंतक यानी फाइकस रुम्बी जिन्होंने इसको वमन के लिए माना है। और अर्क क्षीर यानी कैलोट्रोपिस के जो लेटेक्स होता है उसको उन्होंने वमन और विरेचन दोनों के लिए श्रेष्ठ माना है। फिर आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के ही 3rd चैप्टर यानी आरकवधीय अध्याय के 12वें श्लोक में मनाशिला, एला, मरीच यानी काली मिर्ची, तिल, तेल और अर्क के क्षीर को इनको मिलाकर इनका पेस्ट या ऑइंटमेंट बनाने का निर्देश किया है और जिसको स्किन डिसऑर्डर्स यानी कुष्ठ रोग में इसका यूज़ करने को बताया गया है। फिर आचार्य चरक ने सूत्र स्थान 14वें अध्याय यानी स्वेद अध्याय में यानी स्वेटिंग ट्रीटमेंट में इसका यूज़ बताया है। स्वेदन जिसको स्नेहन की बात कराएंगे या पंचकर्म के पहले कराया जाता है और जो वात और कफ की चिकित्सा में इसका यूज़ किया जाता है उसमें इन्होंने प्रस्तर स्वेद यानी बेड फोमेंटेशन का यूज़ बताया है, जिसमें कुछ अन्य धान्यों एवं द्रव्यों से इंसान इंडिविजुअल को की साइज़ का ही बेड बनाना है हमें और उस पर अर्क के पत्रों यानी कैलोट्रोपिस की लीव्स को फैला देना है। उसके बाद स्नेहन किया हुए इंडिविजुअल को उस पर लेटाना है जिससे स्वेटिंग ट्रीटमेंट होगा और स्वेद उत्पन्न होगा और उसका स्वेदन में यूज़ करेंगे। उसके बाद आचार्य चरक ने चिकित्सा स्थान के 14वें अध्याय यानी अर्श चिकित्सा में पाइल्स की डिटेल और ट्रीटमेंट के बारे में बताया है। उसके 49वें श्लोक में उन्होंने अर्क के मूल यानी अर्क की जो रूट होंगी उसकी और या फिर अर्क की लीव्स और शमी के पत्रों से धूपन करने का निर्देश किया हुआ है। उसके बाद इसी अध्याय के 53 श्लोक में आचार्य ने शिरीष के बीज, कुष्ठ, पिपली, सैंधव, गुड़, अर्क की क्षीर, स्नोही और त्रिफला इनको मिलाकर इनका लेप बनाकर इसको पायस या फिस्ट्यूला में यूज़ करने का भी निर्देश दिया है। उसके बाद 57वें श्लोक में इन्होंने अर्क क्षीर, स्नोही की कांड यानी स्टेम, अल्बू की तिक्त वैरायटी जो होती है उसकी पत्तियां और बकरी का मूत्र, बकरी का यूरिन इसको मिलाकर पेस्ट बनाकर यूज़ करने को श्रेष्ठ माना है, अर्श की चिकित्सा में श्रेष्ठ माना गया है। उसके बाद आते हैं सुश्रुत संहिता में, तो आचार्य सुश्रुत ने सबसे पहले सूत्र स्थान 11th चैप्टर जो कि क्षारपाक विधि है इसके 15th श्लोक में अर्क, स्नोही, अपामार्क और अन्य कुछ द्रव्यों के सारी पार्ट्स यानी फल, पत्र और शाखा इसको अग्नि में जलाकर भस्म बनाकर इसको क्षार बनाने के लिए इसकी विधि बताई है और क्षार सूत्र में इसका उपयोग बताया है। उसके बाद आचार्य सुश्रुत ने उत्तर तंत्र के 21st चैप्टर जो कि कर्णगत रोग प्रतिषेध अध्याय है उसमें अर्क का यूज़ बताया है। 7th श्लोक में नाड़ी स्वेद उपयोगी द्रव्यों में अर्क और अन्य द्रव्यों को यवकूट करके कांजी में पीसकर नाड़ी स्वेद करने का वर्णन किया है, जो कि कफ और वात से उत्पन्न ईयर पेन होगा, कर्णशूल होगा, उसको ठीक करने में सहायक होगा, इसके बारे में बताया है। फिर 23rd श्लोक में आचार्य ने अर्क अंकुर स्वरस की निर्माण विधि बताई है, जिसमें अर्क के पत्रों को कांजी में पीसकर तिल, तेल और लवण मिलाकर थूहर के डंडों में छेद कर उसमें भर के थूहर के पत्तों से उस छेद को बंद कर अग्नि में गाड़ कर पुट पाक विधि से पकाकर बाहर निकालकर दबाकर और रस निचोड़कर उसको कान में डालने का निर्देश किया है, जिससे कर्णशूल यानी जितने भी ईयर पेन होगा वो दूर हो जाएगा। उसके बाद आचार्य वाग्भट ने अष्टांग संग्रह में
26th चैप्टर जो कि स्वेद विधि अध्याय है यानी स्वीडेशन थेरेपी है, उसमें उन्होंने प्रस्तर स्वेद को ही संस्तर स्वेद का नाम देकर स्वेदन थेरेपी यानी स्वेटिंग ट्रीटमेंट में अर्क पत्र का उपयोग बताया है। और प्रस्तर स्वेद का वर्णन हम कर चुके हैं। निघंटुओं जैसे धन्वंतरी निघंटु, राज निघंटु आदि में अर्क का यूज़ व्रण, कंडू, कुष्ठ, कृमि आदि रोगों में बताया गया है। त्रय की बात करें तो भाव प्रकाश निघंटु में भाव प्रकाश ने दोनों वेराइटीज़ के अर्क यानी श्वेत अर्क और रक्त अर्क का काफ़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन किया है। श्वेत अर्क और 68 श्लोक में उन्होंने श्वेत और रक्त अर्क के पर्याय और उनका प्रभाव का वर्णन किया है। 69 श्लोक में उन्होंने इन दोनों का यूज़ वमन, विरेचन, वात रोग, कुष्ठ, कंडू, सर्पविष, व्रण, यकृत वृद्धि यानी हेपेटोमेगाली, अर्श, कास, जलोदर यानी एसाइटिस, कृमि रोग में इसका यूज़ बताया है। फिर 70 श्लोक में आचार्य ने दोनों वेराइटीज़ की प्रॉपर्टीज़ बताई हैं। 70 श्लोक में उन्होंने श्वेत अर्क को वृष्य यानी पोटेंट, लघु माना है और डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, दीपन पाचन करता है, साथ ही साथ भूख यानी एनोरेक्सिया, अर्श, पाइल्स, श्वासकास यानी कफ और अस्थमा में इसका यूज़ बताया है। 71 श्लोक में उन्होंने रक्त अर्क को मधुर और तिक्त बताया है और उसका यूज़ डायरिया, शोथ, उदर रोगों में, स्किन डिसऑर्डर्स, कृमि रोग, कास, पाइल्स यानी अर्श और रक्तपित्त यानी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स और गुल्म में बताया है। 72 श्लोक में उन्होंने अर्क क्षीर की प्रॉपर्टीज़ का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने उसके रस को लवण और तिक्त माना है और प्रॉपर्टीज़ में उसको उष्ण, लघु और स्निग्ध माना है और उसका यूज़ कुष्ठ यानी स्किन डिसऑर्डर्स, गुल्म, उदर रोगों में उसका यूज़ माना है और उन्होंने अर्क की क्षीर को बेस्ट परगेटिव यानी विरेचन के लिए सबसे श्रेष्ठतम बताया है। 200 श्लोक में भाव प्रकाश ने कर्ण रोग की चिकित्सा में अर्क के पत्र का यूज़ बताया है, जिसमें उन्होंने बताया कि अर्क के पत्र के पीले पत्र को लेकर तिल तैल में उसको गर्म करके हीट करके उसके स्वरस को एकदम एक्सट्रैक्ट करके उसको कर्णशूल यानी ईयर पेन में हम यूज़ करते हैं। के इंडिकेशंस को देखें यानी किन किन डिसऑर्डर्स में इसका यूज़ करते हैं, तो सबसे पहले दोषों में अगर इसका यूज़ देखें तो इसकी लीव्स, रूट और लेटेक्स कफवात जन्य रोगों में दिए जाते हैं। लेकिन जो रक्त अर्क पुष्प होता है वह मधुर और तिक्त होता है, तो इसलिए उसको कफ और पैथिक डिसऑर्डर्स में देते हैं। लोकलाइज एप्लीकेशन यानी संस्थानिक प्रयोग की बात करें तो एक्सटर्नल एप्लीकेशन देखें तो इसके जितने भी पार्ट होंगे उनको हम शोथ यानी इन्फ्लेमेशन में देंगे, जिसमें अगर पेन भी होगा जैसे फाइलेरियासिस या रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो हम अर्क की लीव्स को गर्म करके उस जगह बांधते हैं, जिसकी वजह से सारी पेन और इन्फ्लेमेशन दूर होता है। उसके पहले उसमें स्किन पे अभिहंग भी करना होता है। इसके अलावा जो अर्क का तेल होगा उसको ईयर डिसऑर्डर्स या कर्णशूल होगा, ईयर में पेन होगा, उसमें देते हैं। इसके पत्र के जो चूर्ण होगा उसको छिड़कने से शोधन होता है और रोपण होता है, तो प्योरिफिकेशन में वो काम आता है। गंडमाला और ग्रंथि शोथ है, इन्फ्लेमेशन है, उसमें हम अर्क का क्षीर का लेप करते हैं, लेटेक्स का। जितने भी स्किन डिसऑर्डर्स होंगे, कुष्ठ होगा, चर्म रोग होंगे, उसमें सरसों के तेल में मिलाकर अर्क क्षीर का यूज़ करते हैं। श्वेत्र यानी ल्यूकोडर्मा में इसके दूध का लेप किया जाता है। खालित्य में और पाइल्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। दंत शूल में यानी अगर टूथ एक है तो उसमें हम इसका दातून करते हैं। इंडिकेशन यानी आभ्यंतर प्रयोग की बात करें तो अर्क लगभग हर सिस्टम, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो या स्किन रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हो, सब में इसका यूज़ किया जाता है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स की बात करें तो जैसा कि ये उष्ण होता है, साथ ही साथ रस में कटु और तिक्त होता है, तो इसका हर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर चाहे अग्निमांद हो, अजीर्ण हो, यकृत विकार हो, लिवर डिसऑर्डर, विबंध हो, गुल्म हो यानी एब्डोमिनल डिसऑर्डर हो, इसमें या क्रीमी रोग, वर्म इन्फेस्टेशन हो, इसमें इसके रूट और लीव्स का यूज़ करते हैं। अर्क क्षीर वामक होता है, वॉमिटिंग उत्पन्न करता है और रेचन होता है यानी ये बंधे हुए मल को बाहर निकालता है। जिसका मूल त्वक होता है उसको विसूचिका में यूज़ करते हैं और इसके लेटेक्स को एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स में देते हैं। उसके बाद ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स है तो ये हार्ट मेडिसिन में यूज़ होता है, हृदय दौर्बल्य होता है। इसके अलावा फाइलेरियासिस में, उपदंश में, रक्त विकारों में, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर, रक्तपित्त विकारों में इसको दिया जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो इसकी जो
रूट और फ्लास की जो भस्म होगी उसको श्वास कास में देते हैं, अस्थमा, राइनाइटिस और कफ में दिया जाता है। मेन जो अर्क का यूज़ है वो स्किन डिसऑर्डर्स में ही बताया गया, कुष्ठ में, चर्म रोगों में दिया जाता है। बाकी ये फीवर, जीर्ण ज्वर, विषम ज्वर में इसके मूल के त्वक का यूज़ करते हैं जो कि फीवर को कम करता है स्वेटिंग उत्पन्न करके। इसके अलावा ये सात्मीकरण होता है या दौर्बल्यता को दूर करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और बल बढ़ाता है। इसके अलावा स्नेक बाइट में जो इसके रूट का स्वरस होगा उसको काली मिर्च के साथ पिलाते हैं तो स्नेक पॉइजनिंग दूर होती है। कैंसर में इसके मूल और पत्र का यूज़ किया जाता है। और मेन जो थेराप्यूटिक यूज़ की हम बात करें तो श्वास में, अस्थमा या कफ में, राइनाइटिस में, गुल्म यानी एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स में, कृमि रोग यानी वर्म इन्फेस्टेशन में, कंडू इचिंग में, कुष्ठ यानी स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स, व्रण कोई एब्सेस हो गया है या शोथ इन्फ्लामेशन में, श्लेष्मोदर में, एसाइटिस में देते हैं, प्लीहा रोग, लिवर डिसऑर्डर्स में, अर्श में, पाइल्स में या फिस्ट्यूला में देते हैं, विष रोग कोई भी पॉइजनिंग होगी उसमें देंगे, विसर्प में देंगे, मेदो रोग में देंगे और प्रमेह में यानी डायबिटीज़ और ओबेसिटी में देते हैं। जैसा कि अर्क को उपविष यानी सेमी पॉइजनस माना गया है और इसमें टॉक्सिक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, तो जब भी हम इसकी कोई भी फॉर्मुलेशन या एज अ मेडिसिन किसी भी पार्ट को यूज़ करते हैं तो हमें इसकी मात्रा और डोज का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर ओवर डोज हो गई तो ये साइड इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करती है और जो कि बहुत फैटल या इवन डेथ भी कॉज कर सकती है। तो अगर हम मूल त्वक के चूर्ण की बात करें यानी रूट और लीव्स का जो पाउडर होगा उसको हम 250 से 750 मिलीग्राम यानी 1 स्पून का अगर हम 10वां भाग कर दें उतना देना होता है। उतना ही इसका लेटेक्स भी यूज़ करते हैं 250 से 750 मिलीग्राम। पुष्प का यानी फ्लावर का जो पाउडर होता है उसको हम 1 से 3 ग्राम यूज़ करते हैं। अगर हम इसके फॉर्मुलेशंस की बात करें तो अर्क लवण, अर्क तैल, अर्केश्वर, महाविषगर्भ तैल, अर्क छार, अर्क घृत, अर्काधि कषाय, अस्नादि कषाय और धर्मंतरम घृत और वज्र छार में अर्क का यूज़ किया जाता है। केस अगर अर्क का अति सेवन यानी ओवरडोज हो गया, जैसे मूल या त्वक का अगर एक्सेस यूज़ कर लिया 3 से 6 ग्राम, तो उसकी वजह से दाज हो, वमन हो सकता है यानी वॉमिटिंग और डायरिया हो सकता है। तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग दूध और घी जैसे स्निग्ध शामक द्रव्यों का यूज़ करते हैं जो कि एंटीडोट की तरह काम करते हैं। और एंटीडोट के लिए हम लोग नीलिनी या जैसे इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया और या टर्मरिंट यानी इमली के पत्तों को कलेक्ट करके उसका स्वरस बनाकर दिन में 2 बार 10 ml देते हैं, तो वो एज ए एंटीडोट बहुत अच्छा काम करता है। और बाकी प्रेगनेंसी और लैक्टेशन पीरियड में ये अर्क पूरी तरह कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। अब आते हैं अर्क के औषधीय प्रयोग यानी मेडिसिनल यूज़ और प्रैक्टिकल यूज़ के बारे में। तो आचार्यों ने जहाँ जहाँ अर्क का यूज़ बताया है उसका डिस्क्रिप्शन हम कर चुके हैं। इसके अलावा भेषज रत्नावली में अभ्रक के शोधन यानी माइका के प्योरिफिकेशन में अर्क का यूज़ बताया है। इसके अलावा इसके लीव्स और फ्लावर्स को बर्न करके उसका पाउडर बना के जो कि काफ़ी एल्कलाइन होता है उसके भस्म को हम कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। इसके लेटेक्स यानी छीर को हम पाइल्स में यूज़ करते हैं। अर्क के छीर को हरिद्रा चूर्ण और शिरीष के बीज के चूर्ण के साथ अगर हम पाइल्स में या फिस्ट्यूला के ऊपर लगाएं, लेपन करें, तो उससे वो ट्रीटमेंट करता है। इसका जो मूल त्वक होगा यानी रूट बार्क होगी उसको स्किन डिसऑर्डर्स में, कृमि रोग में, कास में यानी कफ में, एसाइटिस में, जलोदर में यूज़ करते हैं। इसका जो मूल का पाउडर होगा, रूट पाउडर होगा, उसको हम ब्रोंकाइटिस में, डिस्पनिया में, गैस्ट्रोएंटराइटिस में, डिसेंट्री में, पाइल्स में, अर्श में, बॉयल्स में, स्क्रोटल इन्लार्जमेंट अगर हो गया है उसमें, फाइलेरियासिस यानी श्लीपद में और कैंसर में देते हैं। इसके अलावा ये जो अर्क होता है ये उष्ण, तिक्त होता है, कटु होता है, एज ए लैक्सेटिव या परगेटिव इसलिए इसको यूज़ करते हैं। कुष्ठ रोगों में यूज़ करते हैं, अल्सर्स में यूज़ करते हैं। यकृत प्लीहा वृद्धि हो गई है या यकृत प्लीहा के कोई भी डिसऑर्डर होंगे उसमें हम इसको देंगे। या पाचन शक्ति, दीपन पाचन में काम करता है तो डाइजेस्टिव पावर को ये स्टिमुलेट करता है और इसको कोलिक्स में भी देते हैं। इसके अलावा इसका जो छीर होता है वो परगेटिव और एमेटिक दोनों होता है, तो वमन विरेचन दोनों में इसका यूज़ होता है, जिसमें इसको यूफॉर्बिया नेरिफोलिया के साथ देते हैं। के जो पुष्प होते हैं वह मधुर, तिक्त होते हैं, पाचक होते हैं और टॉनिक होते हैं, साथ ही साथ
इसका यूज़ अस्थमा और कफ में यानी काश श्वास में, कैटरा यानी प्रतिशाय में यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन अगर नोज़ और रेस्पिरेटरी एरिया की इनलार्ज हो गई है तो उसमें इसको दे सकते हैं। इसके अलावा इसके फ्लास स्किन डिसऑर्डर्स में यानी कुष्ठ में, क्रीमी रोग में यानी वर्म इन्फेस्टेशन हो गया है उसमें देते हैं, और यह रक्त पित्त को कम करता है, तो जितने भी हेमरॉइड्स होंगे या ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स होंगे उसमें हम इसका यूज़ करेंगे। इसके अलावा इसके रूट्स और लीव्स को अस्थमा में देते हैं, डिस्पनिया में देते हैं यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग है तो उसमें देते हैं, और लिवर और स्प्लीन डिसऑर्डर्स में देंगे। इसका ट्रीटमेंट जो होता है वो स्किन डिसऑर्डर्स, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लगभग हर डिसऑर्डर में देते हैं। इसके अलावा फीवर में, मलेरिया में, फाइलेरियासिस में यानी श्लीपद में, नौजिया, वॉमिटिंग, डायरिया में देते हैं। इसका लेटेक्स को हम अर्थराइटिस में, क्योंकि ये पेन और स्वेलिंग दोनों को कम करता है तो हम अर्थराइटिस में दे सकते हैं। कैंसर में देते हैं क्योंकि इसका जो डाइक्लोरोमीथेन एक्सट्रैक्ट होता है कैलोट्रोपिस का, वो कैंसर सेल्स के अगेंस्ट फाइट करता है, तो हम इसको कैंसर ट्रीटमेंट में आजकल यूज़ करते हैं। इसके अलावा स्नेक बाइट यानी सांप ने अगर कहीं काट लिया है तो एज ए एंटीडोट हम अर्क को यूज़ करते हैं। इसके अलावा यह वात को कम करता है, तो वात की वृद्धि की वजह से यदि अग्निमांद हो गया यानी डाइजेशन इम्प्रॉपर हो गया है, जिसकी वजह से एसाइटिस, अग्निमांद ऐसी बीमारियां हो रही हैं, उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। अर्क की जो लीव्स होती हैं वो पेन और स्वेलिंग दोनों को रिड्यूस करती हैं और वो स्वेदोपग होती हैं यानी स्वेटिंग लाती हैं, तो उसको स्वेटिंग ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। इसकी लीव्स को गर्म करके तिल के तेल यानी सीसेमम ऑयल के साथ अगर हम लगाते हैं इन्फ्लेम्ड एरिया में, स्वेलिंग एरिया में, तो स्वेलिंग कम हो जाती है। इसके अलावा लीव्स को अगर हम पानी के साथ मिला के और तिल के तेल के साथ मिला के इवेपोरेट करेंगे कि पानी जितना पूरा उबल जाए, उसके बाद हम उसको जॉइंट पे लगाएंगे तो उससे जॉइंट पेन, स्वेलिंग और एक्जिमा भी दूर होता है। इसके अलावा इसके फ्लास्क को अगर हम कलेक्ट करें, उनको सुखाकर उनको चूर्ण बनाकर अगर सैंधव लवण के साथ चबाने को देते हैं तो इसकी वजह से जो श्वास, कास जैसी बीमारियां हो, राइनाइटिस हो गया, अस्थमा हो गया, ये सब दूर हो जाता है। इसके अलावा इसका जो लेटेक्स होता है अगर हम उसको ऑलिव ऑयल के साथ मिलाकर बाल्डनेस में ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं यानी टकलेपन में यूज़ करते हैं, या फिर रिंग वर्म इन्फेक्शन हो गया है स्किन पे या सर पे, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। इसका लेटेक्स को हम एज ए एंटी पॉइजनिंग यूज़ करते हैं अगर स्नेक, स्कॉर्पियो या मधुमक्खी ने या किसी कीड़े ने काट लिया है तो। उसके बाद इसका जो बार्क का पाउडर होगा उसको हम लेप्रेसी या फाइलेरियासिस, श्लीपद में यूज़ करते हैं। बाकी इसका जो लेटेक्स होता है वो उसमें प्रोटियोलिटिक एंजाइम जैसे मैंने बताया था ट्रिप्सिन होता है, तो यह डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट करता है। कृमि दंत शूल यानी कोई भी इंसेक्ट ने अगर बाइट कर लिया है तो हम अर्क को शहद के साथ मिलाकर उस एरिया में लगाएंगे तो पेन और स्वेलिंग रिड्यूस होगी। अगर मुख में पेन है, मुख के अंदर पेन है, मुख कासिता है, तो अर्क के चीर को हम शहद के साथ मिला के देंगे तो जो स्टोमेटाइटिस होता है उसकी वजह से पेन और इन्फ्लेमेशन दूर होता है। और बाकी जो भी विष चिकित्सा होती है उसमें हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे स्नेक बाइट हो गया, सर्पदंश, लूता विष हो गया, स्पाइडर पॉइजनिंग हो गई, वृश्चिका विष हो गया, स्कॉर्पियन बाइट हो गया, अलर्क विष हो गया, डॉग बाइट हो गई, उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। अलर्क विष यानी रेबीज़ हो गया, जो पागल कुत्ता काट लेता है, उसमें जो तिल का पेस्ट होता है उसको तिल के तेल और अर्क के छीर के साथ और गुड़ के साथ अगर हम मिलाएंगे तो उसका पॉइज़न रिड्यूस हो जाएगा और रेबीज़ का ट्रीटमेंट होगा। इसके अलावा जो अर्क के पत्र होते हैं वो उसमें मॉस्क्यूटो को कंट्रोल करने की प्रॉपर्टी होती है, यानी क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो जो होता है जिसकी वजह से जैपनीज़ इंसेफेलाइटिस हो सकता है उसको ये रिड्यूस करता है। तो एज ए लैर्विसाइडल, रेपेलेंट और ओविसाइडल होता है, तो ये मॉस्क्यूटो को पनपने नहीं देता है। तो जिस एरिया में ये ग्रो करेगा वहाँ मॉस्क्यूटो उतने ग्रो नहीं करेंगे। इसके अलावा इन्हेलेशन थेरेपी में इसका जो स्मोक होगा उसको कफ और अस्थमा यानी श्वास और कास में यूज़ करते हैं, साथ ही साथ यह स्वेदन होता है, स्वेद उत्पन्न करता है, तो पेन और स्वेलिंग में इसको यूज़ करते हैं।
कैलोट्रोपिस अर्क की दोनों वेराइटीज़ को उपविष माना गया है, यानी सेमी पॉइजनस माना गया है। यह पूरी तरह पॉइजनस तो नहीं होता, यानी घातक नहीं होता, लेकिन टॉक्सिक इफेक्ट से लाता है, क्योंकि इसमें जो यूस्टेरिन, कैलोटॉक्सिन, कैलेक्टिन और कैलोट्रोपिन होता है, इसमें टॉक्सिक ग्लाइकोसाइड होता है। इसके अलावा बैक्टीरियोलाइटिक एंजाइम भी होता है और ये कार्डियक ग्लूकोसाइड की तरह एक्ट करता है। इसका जो लेटेक्स होता है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है, एंटीकोलिनर्जिक होता है और साथ ही साथ फैटल भी होता है। इसके अलावा इसको एज अ एरो पॉइजन यानी शिकार में इसको यूज़ किया जाता है। कैटल पॉइजन यानी भेड़ बकरियों के लिए ये काफ़ी टॉक्सिक होता है, एरिथीमिया कॉज करता है गायों में और बकरियों में, इसलिए इसको कैटल पॉइजन में रखा गया है। एक्सीडेंटल पॉइजन होता है। इसके अलावा जो इसका लेटेक्स होता है, छीर होता है, वो उसको आइज़ से बहुत बचा कर रखना होता है। जब भी हम इसका कलेक्शन करें तो हमें स्पेक्स या गॉगल्स पहन के ही जाना चाहिए, क्योंकि ये जो कंजक्टाइवा और केराटिन होता है उसकी सेल्स को डैमेज कर सकता है, जिसकी वजह से विजन लॉस हो सकता है और इंसान अंधा भी हो सकता है। तो इसलिए बहुत केयरफुली हमको इसको कलेक्ट करना पड़ता है। बाकी इसके सारे ही पार्ट्स, चाहे रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गई, लेटेक्स, ये टॉक्सिक पार्ट्स होते हैं। इसकी फैटल डोज कोई लगभग तय नहीं है और बाकी इसका जो फीटल पीरियड होता है वो आधे घंटे से 8 घंटे तक होता है। कैलोट्रोपिस के लेटेक्स का हम जब भी यूज़ करते हैं तो पहले हमें इसको प्योरीफाई करना होता है, यानी अर्क के छीर का शोधन करना होता है, जिसके लिए हम तिल, इला, मरीच या पिपली, इनमें से किसी 2 या 3 के कॉम्बिनेशन को फ्राई करके उसको अर्क के छीर में डालते हैं, जिससे उसका शोधन हो जाता है। अर्क छीर को दुग्ध वर्ग में रखा गया है। उसका मरकरी की प्योरीफिकेशन में बहुत यूज़ किया जाता है और इसका प्योरीफिकेशन जैसे स्नोही छीर का होता है वैसे ही होता है। टॉक्सिक सिम्टम्स की बात करें तो अगर अर्क छीर का ओरली यूज़ हो जाए, जिसकी वजह से ये बहुत तिक्त होता है, तो ये बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करता है गले में और पेट में। इसके अलावा सलाइवेशन को इंक्रीज़ कर देता है। स्टोमेटाइटिस यानी पेन होगा माउथ के अंदर, डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, प्यूपिल्स डायलेट हो सकते हैं, कन्वर्जन्स आ सकते हैं, इवन डेथ भी हो सकती है। स्किन पे अगर कांटेक्ट हो जाए तो इसका जो लेटेक्स होगा उसकी वजह से रेडनेस या पेन, स्वेलिंग हो सकती है, बॉयल्स उत्पन्न हो सकते हैं, वेसाइकल्स उत्पन्न हो सकते हैं, जिसकी वजह से वुंड जैसा अपीयरेंस हो जाएगा। आइस में देखें तो ये कंजक्टाइवा और कॉर्निया की सेल्स को डैमेज करता है, जिसकी वजह से विजन लॉस या ब्लाइंडनेस, अंधापन भी हो सकता है। इंटरनली देखें तो ये जीआईटी को इरिटेट करता है। इसके अलावा ये सेरेब्रोस्पाइनल पॉइजन होता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है। की वजह से जो भी पॉइजनिंग हो गई है या टॉक्सिक सिम्टम्स आ रहे हैं उसको दूर करने के लिए ट्रीटमेंट देखें तो शास्त्रों में बताया गया है रजनी को सेंधा लवण, शहद और घी के साथ देने से क्योर होता है। इसके अलावा तिल के कषाय को गुड़ के साथ देते हैं, या त्रिवृत को सेंधा लवण के साथ दे सकते हैं, या करी के लीव्स को हम बटर मिल्क के साथ दे सकते हैं। इसके अलावा शीतल जल यानी कोल्ड वाटर देते हैं, घी दे सकते हैं शहद के साथ, जिसकी वजह से विरेचन कराएगा। इसके अलावा गोदुग्ध और गोघृत का यूज़ करते हैं। मॉडर्न में अगर हम देखें तो मॉडर्न में हम गैस्ट्रिक लवैज कराते हैं। इसके अलावा मॉर्फिन देते हैं जो कि पेन कंट्रोल करता है। एज ए एंटीडोट हम एट्रोपिन, क्लोरोफॉर्म या एमाइल नाइट्रेट यूज़ करते हैं। बाकी हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन इनहेलेशन और आईवी फ्लूइड थेरेपी देते हैं, और अगर कन्वर्जेंस आने हैं तो उसके लिए हम एप्सिलॉन की इंजेक्शन देते हैं। ट्रॉपिस पॉइजनिंग के लिए अगर हम एंटीडोट्स की बात करें तो हम शुगर सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हैं, या फिर नीलिनी के पत्र का स्वरस यूज़ कर सकते हैं, या इमली के पत्र का स्वरस यूज़ कर सकते हैं एरंड तेल के साथ। इसके अलावा मेडिकेटेड वाटर को हम गैरिक के साथ अगर यूज़ करेंगे तो स्नोही और अर्क दोनों के जो पॉइजनस इफेक्ट होता है वो उसको दूर करता है। गोघृत या गो दुग्ध भी यूज़ करते हैं क्योंकि अब व्रण रोपण होता है, विषग्न होता है और दाह शामक होता है। पोस्टमार्टम साइंस की बात करें तो ये प्यूपिल्स को डायलेट कर सकता है, जीआईटी में इन्फ्लेमेशन और अल्सरेशंस कॉज कर सकता है। बाकी ये कंजेशन कॉज कर सकता है मेन वाइटल विसरास में। मेडिको लीगल एस्पेक्ट की बात करें तो जो कैलोट्रोपिस होता है वो पावरफुल पॉइजन है, और इतना पावरफुल है कि इवन कोबरा और जितने पॉइजनस स्नेक्स होते हैं वो इसकी स्मेल को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा ये होमिसाइडल है, एक्सीडेंटल पॉइजन है, कैटल पॉइजन की तरह यूज़ किया जा सकता है, एरो पॉइजन होता है, और इसकी जो दोनों वेराइटीज़ होती है वो एरो पॉइजन अफ्रीका में यूज़ की जाती है शिकार के लिए, और इसकी डोज को बहुत ध्यान में रख के मेडिसिनल यूज़ किया जाता है क्योंकि ओवरडोज होने की वजह से ये एक्सीडेंटल पॉइजनिंग भी कॉज कर सकता है।
जानते हैं अर्क लवण के बारे में, इसकी प्रिपरेशंस और यूजेस के बारे में, जिसका वर्णन भैषज रत्नावली प्लीहा यकृत रोग अधिकार 14 में दिया गया है। इसका यूज़ हम गुल्म यानी एब्डोमिनल लंप में, जलोदर यानी एसाइटिस में, यकृत प्लीहा रोग यानी लिवर और स्प्लीन के डिसऑर्डर्स या वृद्धि में देंगे, उदर रोग यानी एब्डोमिनल डिसऑर्डर्स में करते हैं। प्लीहा रोगों में इसको हम कुमारी स्वरस या एलोवेरा जूस के साथ, गुल्म में एरंड तेल या गर्म दूध के साथ, उदर रोगों में गोमूत्र या एरंड तेल के साथ देते हैं। इसकी मात्रा 250 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक रखते हैं, दिन में 2 बार, खाने के बाद दूध या पानी के साथ। क्योंकि इसमें लवण यूज़ होता है, सॉल्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, तो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स या हाइपरटेंशन में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अगर स्पर्म काउंट लो है या प्रेगनेंसी और लैक्टेशन पीरियड में भी इसको नहीं देते। इसकी एक्सपायरी डेट 5 ईयर्स है। इसको एयर टाइट कंटेनर में हम सील करके रखते हैं। अब हम बनाएंगे अर्क लवण। तो अर्क लवण बनाने के लिए हमने अर्क के यानी कैलोट्रोपिस के 6 से 8 पत्ते लेने हैं और सेंधम लवण यानी रॉक सॉल्ट लेना है। इसको बनाने के लिए पहले हम एक पत्ती लेंगे, उसके ऊपर सेंधम लवण की एक लेयर पूरी तरीके से बिछा देंगे। एक लेयर बिछाने के बाद हम कैलोट्रोपिस की एक और लीफ लेकर इसके ऊपर रख देंगे। उसके बाद दोबारा इस लीफ पर हम सेंधा लवण बिछा देंगे। इस तरीके से हर एक पत्ते को लेकर हमें इसके ऊपर रख कर सेंधा लवण की लेयर डालकर एक सैंडविच फॉर्म कर लेनी है सारे पत्तों से। तो ये हमने अर्कपत्र और सेंधा लवण का सैंडविच तैयार कर लिया है। इसको अब हम शराब संपुट में डालेंगे और दूसरे शराब संपुट या मिट्टी के बर्तन में डाल के इसको बंद कर देंगे। उसके बाद हमें करना है इसका संधि बंधन, यानी मुल्तानी मिट्टी को कपड़े में भिगोकर या फिर सिर्फ मुल्तानी मिट्टी से जो साइड का एरिया होगा उसको हम एयर टाइट करेंगे। इस तरीके से हमने अपने शराब संपुट को पूरी तरीके से एयर टाइट कर लिया है, मुल्तानी मिट्टी से पूरी तरीके से सील कर दिया है। शराब संपुट और संधि बंधन करने के बाद अब हमें इसे गजपुट देना होगा। गजपुट यानी 1000 डिग्री सेल्सियस तक 1 घंटे के लिए हमें इसे पका के रखना है। जनरली इसको हम काउडंग केक या उपले में बनाते हैं। तो ये हमारा अर्क लवण गजपुट देकर तैयार हो चुका है, जिसको स्वांग शीत करेंगे। उसके बाद खल्व यंत्र में इसको पीस कर इसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। अर्क लवण हमारा पूरी तरीके से बन चुका है। अब एज अ मेडिसिन हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब जानते हैं अर्क तैल के बारे में और इसको बनाने की विधि। जैसा कि आचार्य शाडंगर ने शाडंगर संहिता मध्यम खंड में अर्क के पत्र के स्वरस यानी कैलोट्रोपिस लीफ जूस, टर्मरिक पेस्ट यानी हरिद्रा कल्क और सरसब तेल यानी मस्टर्ड ऑयल को स्नेह पाक करके इसको बनाने की विधि बताई है, जिसको विचर्चिका यानी एक्जिमा में यूज़ किया जाता है। इस तेल का यूज़ हम एक्जिमा में करते हैं। अगर स्किन पे रेड कलर के चकत्ते पड़ गए हैं जिसमें पेन और इचिंग हो रही है, उसमें सोरियासिस यानी छाल हो, अगर स्किन और स्कैल्प पे ड्राइनेस हो गई है और पपड़ी जम जाती है, उसमें किसी भी फंगल इन्फेक्शन जैसे रिंगवर्म इन्फेक्शन या टीनिया इन्फेक्शन स्किन या स्कैल्प पे हो जाए उसमें। इसके अलावा इसका यूज़ कर्णशूल यानी ईयर इन्फेक्शन या ईयर पेन में करते हैं। और वात आवरण की वजह से ऑटोमाइकोसिस हो जाता है यानी कर्ण स्त्राव होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाने की वजह से उसमें इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि यह वात का शामक होता है। इसकी डोज को अगर हम देखें तो स्किन पे हम नॉर्मली इसका अभ्यंग करते हैं, मसाज करते हैं, और कान में हम कर्ण पूरण के थ्रू इसको 10 से 15 ml तक देते हैं। आइए अब देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं। अर्क तेल बनाने के लिए हमारे पास 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। ये है लगभग 1 लीटर अर्क पत्र का स्वरस, ये है सरसब तेल यानी मस्टर्ड ऑयल, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस ऑयल, और ये है टर्मरिक यानी हल्दी का पेस्ट या कल्क। इन तीनों से अब हम तेल कल्पना से यानी स्नेह कल्पना से अर्क तेल का निर्माण करेंगे। अर्क पत्र के स्वरस को हमने उबलने के लिए रख दिया है, जिसमें हम लगभग 2.5 ग्राम हल्दी का पेस्ट यानी हरिद्रा कल्क डालेंगे और इसको उबलने के लिए रख देंगे। उसके बाद इसमें लगभग 250 ml हम सरसब तेल यानी मस्टर्ड ऑयल, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस ऑयल डालेंगे। लगभग
और अब इसको लगभग 1 से 3 घंटे के लिए हमें उबलने के लिए रखना है, ताकि जितना भी वाटर स्वरस में जितना भी पानी था वो पूरी तरीके से उबल जाए। उसके बाद हम इसका टेस्टिंग करेंगे कि ये ऑयल प्रिपेयर हुआ है या नहीं। बीच बीच में हमें इसे घुमाते भी रहना है ताकि तैर नीचे चिपके नहीं। तो ये तेल लगभग हमारा बन चुका है। तो ये हमारा अर्क का तेल रेडी है, जिसको हमने छान लिया है। इसके स्नेह सिद्धि लक्षण से हम टेस्टिंग करेंगे, जिसके लिए अगर हम इसके कल्क को उंगलियों के बीच में रब करेंगे तो वो वर्ती फॉर्म कर लेता है। और या फिर ज़रा से तेल को अगर हम लेकर इसको हीट करेंगे आग के ऊपर, तो अगर कोई भी क्रैकलिंग साउंड, फटफट की आवाज़ अगर नहीं आती है तो मतलब हमारा तेल पूरी तरीके से बन चुका है सही से, और वो एज अ मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं हम। अर्क के लगभग 6 से 7 पत्तों को 1 लीटर पानी में हमने उबलने के लिए रख दिया है, जिससे हम इसका स्वरस बनाएंगे और इसके स्वरस को हम स्वेदन यानी स्वेटिंग ट्रीटमेंट में यूज़ करेंगे। ये है हमारे पास तिल का तेल यानी सीसैमम ऑयल, और ये है हमारे पास अर्क की लीव्स का स्वरस यानी कैलोट्रोपिस की लीव्स का स्वरस, जो कि हमने बॉईल करके निकाला है। इससे पहले हम स्नेहन करेंगे यानी मसाज करेंगे। उसके बाद इससे हम टॉवेल से सिकाई करेंगे, क्योंकि इसकी लीव्स स्वेदोपग होती हैं, स्वेटिंग ट्रीटमेंट में काम आती है। तो जितने भी पेन और स्वेलिंग होगी, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस आम वात में होता है, ये वात रोगों को दूर करेगा, और कोई भी जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन या पेन होगा उसको ये दूर करता है। तो ये तेल, इससे हम पहले मसाज करेंगे पैर का अच्छे से 5 से 10 मिनट तक। अब इस गरम गरम स्वरस में टॉवेल को डालते हुए अच्छे से निचोड़कर जहाँ जहाँ जॉइंट्स है वहाँ वहाँ हमें हल्के से सिकाई करनी है, जिससे स्वेटिंग होगी और जहाँ पे भी पेन और इन्फ्लामेशन होगा वो दूर हो जाएगा। इस तरीके से सारे जॉइंट्स पे, नी पे, जहाँ जहाँ स्वेलिंग है वहाँ वहाँ हमें इस तरीके से सिकाई करनी है। ये हमारे पास अर्क की यानी कैलोट्रोपिस की 2 लीव्स है, जिनको मिरेकल लीफ भी बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो क्लोरोफॉर्म यानी डाइक्लोरोमीथेन एक्सट्रैक्ट होता है वो ब्लड शुगर लेवल को कम करता है और इंसुलिन लेवल को बढ़ाता है। तो डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत यूज़फुल है। इसके अलावा डीसीएम एक्सट्रैक्ट एंटी कैंसरस भी होता है, तो कैंसर पेशेंट्स में भी इसका यूज़ किया जाता है, और ये ओबेसिटी को भी कम करता है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स पे हमें इसकी फ्रेश लीफ लेनी है, उसको वॉश करना है। उसके बाद जो इसका बैक पोर्शन होगा यानी डॉर्सल सरफेस, पीछे का रफ एरिया होगा, उससे हमको अपना पूरा सोल कवर कर लेना है। इस तरीके से लगाना है कि हमारा पूरा सोल इसके लीफ के डॉर्सल सरफेस से कवर हो जाए। उसके बाद हमें सॉक्स पहन लेना है, और सॉक्स पहनने के बाद हमें पूरा दिन इसको इसी तरीके से रखना है। इसी तरीके से दूसरी लीफ को भी लेके हमें दूसरे पैर के तलवे में लगाकर सॉक्स पहन लेना है, और पूरे दिन ऐसे ही रहना है। रात में सोने से पहले इसको निकाल लेना है और पैर धोकर उसके बाद सोने के लिए जाना है। आप देखेंगे कि 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर ही ब्लड शुगर लेवल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आएगा और डायबिटीज़ पेशेंट्स को काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो यहाँ हमने श्वेत अर्क यानी कैलोट्रोपिस डिजैंशिया के फ्लास्क को कलेक्ट करके रखा है, जिसमें कुछ नेचुरल स्टेरॉइड्स, ग्लूकोसाइड, टर्पेंटॉल्स और दूसरे फ्लावेनॉइड्स और केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि इसमें नेचुरल स्टेरॉइड्स होते हैं जो कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं प्रोड्यूस करते हैं, तो ये एज अ ब्रोंकोडायलेटर काम करते हैं, जो कि कई रेस्पिरेटर्स जैसे कास, श्वास प्रतिशय यानी कफ, अस्थमा, राइनाइटिस, कैटरा में यूज़ किया जाता है। फ्लास्क को यूज़ करने के लिए पहले हमें इसकी पेटल्स को सेपरेट कर लेना होता है, और सिर्फ जो सेंट्रल पोर्शन यानी एंडोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म का इतना पार्ट होता है, इसको हमें सुखा लेना होता है। सुखाने के बाद इसको चूर्ण फॉर्म में कन्वर्ट करके लवण या सॉल्ट के साथ हमें कंज्यूम करना होता है, जो कि कई रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स में इसको दिया जाता है। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से ये श्वेत अर्क शिव जी को चढ़ाया भी जाता है। ये जितने भी फ्लावर्स थे उनकी पेटल्स को हमने सेपरेट कर लिया है और सेंट्रल पोर्शन को निकाल लिया है। इसको अब हम सुखाएंगे और इसका चूर्ण फॉर्म करेंगे।
ये अर्क पुष्प को हमने धूप में सुखा दिया है, अब हम इसको पीस लेंगे। ये अर्क का पुष्प सुखाने के बाद हमने चूर्ण बना लिया है, जिसको हमने लवण के साथ मिला लिया है और इसको हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में दे सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इसमें कुछ नेचुरल स्टेरॉइड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्रोंकोडायलेटर की तरह काम करते हैं। तो इसको रीसेंट पैंडमिक कोविड-19 के पेशेंट्स में मैंने क्लिनिकल ट्रायल के लिए रिकमेंड किया है और भेजा है, जिसका रिजल्ट अभी अवेटेड है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर दिस मेडिसिन। सो गाइज़, ये था हमारा आज का डिस्कशन अर्क यानी कैलोट्रोपिस पे, जिस पे हमने अर्क के बारे में जाना और किस तरीके से अर्क तेल और अर्क लवण का निर्माण करते हैं उसके बारे में जाना और इसके डिमॉन्स्ट्रेशन से जाना कि इसका कहाँ कहाँ यूज़ होता है। नेक्स्ट हम दूसरे मेडिसिनल प्लांट के साथ एक बार फिर आपके सामने आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।